दर्शकगणों, आरिफ खान बाबा की ओर से अभी सभी दर्शकगणों को नमस्कार। मैं अपने दर्शकगणों को आज ले चलता हूँ एक जंगल की वो शेरनी, जिसको रेणु यादव के नाम से जाना जाता है। आखिर मेरे दर्शकगण ये देख रहे होंगे, आखिर मैंने उसको रेणु यादव एक साधारण सी हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी समाज की एक कड़ी, उसको मैंने शेरनी आखिर क्यों कहा, आखिर शेरनी का ये लक़ब उसको इंडिकेट क्यों किया गया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है कि यही घड़े समाज एक हमारे समाज की एक भोली भाली बेटी को एक जंगल में कूदने के लिए आखिर क्यों इतना उत्साहित कर देता है। आखिर उसको इस समाज से हटाकर जंगल में जीने के लिए एक बंदूक हाथ में क्यों दे दी जाती, जबकि एक बहन बेटी हमारे समाज की एक कलमकार होनी चाहिए, एक शिक्षिका होनी चाहिए, एक IAS या PCS अधिकारी होना चाहिए। लेकिन उस बचपन में ही इस रेणु यादव को ऐसी कौन सी ऐसी घटनाएं थी, आखिर समाज के उन लोगों ने ऐसा क्या उसके साथ कुठाराघात किया या उसके परिवार के साथ ऐसी क्या समस्याएं खड़ी की, जिससे एक हमारी भोली भाली बेटी जंगल में जाकर एक बंदूक थाम लेती है। आइए मिलाते हैं आपको रेणु यादव से, जो कि आज से 2 साल पहले चंदन सिंह गिरोह में सक्रिय हुई, जिसके ऊपर 33-34 आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस ने इस मासूम सी लड़की को एक राइफल हाथ में लेके इनकाउंटर करने की पूरी चेष्टा की। क्या यही आज हमारे मोदी जी का ये मिशन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कि अगर इस स्लोगन के तहत अगर आज हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि आज से पहले भी क्या बेटियों के साथ ये होना चाहिए था जो स्लोगन आज हमें दिया गया? क्या ये स्लोगन पहले भी तो चर्चार्थ होना चाहिए था? लेकिन ऐसा नहीं है। एक गांव की भोली वाली सी लड़की को AK-47, 256 और AK-47 थमा दी जाती है। आखिर क्यों? इनको आतंकी क्यों बनाया जाता है? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? समाज इसके लिए कितना, जितना समाज का इसमें सहयोग होना चाहिए, बल्कि समाज के वो लोग, क्रूर लोग जो गंदी और भद्दी राजनीति करके भोली भाली बेटियों को इतना उग्र कर देते हैं कि वो गांव की एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया आगे चलकर एक अपने बहुत, जिसको महिला को बहुत ही कमज़ोर कहा जाता है, उसको AK-47 थामने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। आखिर ऐसे कौन से कारण हैं? मैं सुनाता हूँ आपको रेणु यादव की उनकी अपनी जवानी। धन्यवाद। MTV न्यूज़ से आरिफ खान बाबा की रिपोर्ट। सेल्फी को जनून बहुत करो तो है ना यार, जिस तरह ही करे वो जब बना ले तो नहीं है। अरे कुल पे होते लगते हम आवाज हम YouTube पे वीडियो
प्रशासन से और सरकार से। कैसे बचेगी उसकी जिंदगी, कौन बचाएगा उसे? जब बीहड़ से निकली तो जेल चली गई और अब जेल से निकली है तो उसको जिंदगी का खतरा सता रहा है। रेणु यादव जब पढ़ती थी तो स्कूल जाते वक्त डकैतों ने उसे अगवा कर लिया। फिर 2003 से 2005 तक बिहड़ों में रेणु यादव की पूरी घूसती रही। तब वो डकैत चंदन यादव के गैंग में थी। गैंग वॉर में रामवीर गुर्जर ने चंदन यादव का कत्ल कर दिया और फिर उसकी नजर रेणु यादव पर टेढ़ी हो गई। लेकिन इज्जत बचाने के लिए रेणु यादव ने रामवीर गुर्जर को गोली मार दी। रामवीर गुर्जर और चंदन यादव में आपसी गैंग वार हुई तो चंदन की मौत हो गई। इसके बाद मैंने सोचा कि चलो यहाँ से मुक्ति मिली, अपने घर चले जाएंगे, लेकिन रामवीर गुर्जर ने मुझे पकड़ लिया। इसके बाद उसने हरकत करना चाहा तो मैंने उसको गोली मार दी। किसी भी तरीके से 7 दिनों तक जंगल में भटकते रहे। रेणु यादव के मुताबिक सरेंडर करने के लिए तब इटावा के एसएसपी रहे दलजीत सिंह चौधरी ने कई वायदे किए थे। रेणु को दलजीत सिंह चौधरी के कई फोन भी आए। इटावा एसएसपी हमसे फोन से बातचीत करते रहे और उनके स्टाफ के कई लोग आए और दलजीत सिंह चौधरी ने आश्वासन भी दिए। फोन पर बातचीत करते थे, कहते तुमको गाड़ी देंगे, बंगले देंगे और सुरक्षा गार्ड देंगे और तुम्हारे लाइसेंस करवा देंगे। लेकिन उनके जो स्टाफ के लोग आए उन्होंने हमको बंगले पर ले गए। इसके बाद में हमको जेल भेज दिया और ना कोई सुरक्षा गार्ड, कुछ भी नहीं दिया। तमाम मुकदमे और लगा दिए हमारे ऊपर। यही वजह है कि इटावा जेल में रहने के बावजूद डकैत रामवीर गुर्जर आज भी रेणु यादव को हासिल करना चाहता है। नहीं तो वो गुरुओं के जरिए उसे खत्म करने की धमकी दिलवा रहा है। रामवीर गुर्जर जो इटावा जेल में बंद है इस वक्त, वही हमको बार बार धमकी दे रहा है कि दोबारा से जंगल जाओ, नहीं तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। जिला परिषद के वार्ड नंबर 17 के उपचुनाव में रेणु यादव मुधोली ने जीत हासिल की। रेणु यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी किताब देवी को 5620 मतों से भारी अंतर से पराजित किया। इस चुनाव में 4 उम्मीदवार अपने भाग्य को आजमा रहे थे, जिनमें मुख्य मुकाबला रेणु यादव व किताब देवी के बीच था। लेकिन अंत में रेणु यादव ने अपना विजयी परचम लहराया। रेणु यादव जी, आपका कौन सा गांव है? ग्राम कस्बा। बेसिकली आप कहाँ के रहने वाली? ग्राम जमालीपुर की। जमालीपुर की। तो इस समय आपकी एज क्या है? उम्र? 30 वर्ष। 30 वर्ष। जिस समय आप जंगल में गई थी और बिहार में कूदी थी चंदन गैंग के साथ में, उस समय आपकी उम्र क्या रही हो? 14 वर्ष। 14 वर्ष। 14 वर्ष की उम्र में आप चंदन गैंग के साथ सक्रिय हो गई। आखिर इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि थी, क्या कारण थे जिसकी वजह से आपको जंगल में जाना पड़ा, आपको एक डकैत बनना पड़ा? जो गांव समाज के लोग होते हैं वो मतलब जीने नहीं देते हैं जी। उनकी काफ़ी वजह हो गई थी, लड़ाइयाँ भिड़ाइयाँ आपस में होना, तो इस वजह से मजबूर उन्होंने कर दिया। इस वजह से मुझे जंगल में जाना पड़ा। जी। तो किस तरह की मजबूरियाँ आपके सामने थीं? गांव के 1-2 ऐसे लोग थे तो मतलब स्कूल आने जाने में उन्होंने घेरा घारा। जी। तो फिर घर वालों ने मारपीट की, उन्होंने पोटा रपाटी कर दी। जी। तो फिर लड़ाइयाँ बढ़ती ही गई, घटने की बजाय जी बढ़ती ही गई। तो फिर मजबूर होकर के तब जंगल की रास्ता देखनी पड़ी। तो आपके भाई उस समय क्या उम्र थी आपके भाइयों? आप कितने भाई हैं आपके? सबसे बड़े हम ही हैं, 3 मेरे भाई हैं जी। और छोटी एक बहन है। अच्छा, आपके भाई छोटे थे उस समय, तो झगड़ा क्या पिताजी से होता था या आपके छोटे भाइयों से होता था? पिताजी से होता है। पिताजी से होता था। तो पिताजी जब आप जंगल में, जब ये चंदन गैंग के साथ आप सक्रिय हुई, तो पिताजी ने आपको समझाया कि आप ना जाइए, ऐसा कुछ बोला था? नहीं, हालांकि उनको तो ऐसी कोई जानकारी भी नहीं थी। जी। स्कूल में रास्ते में जाते समय दुनिया की लेखने हुई, लेखनों के बाद में सीधा वहीं से जंगल चले। अभी आपने कहा था कि स्कूल जाते समय, तो क्या आप पढ़ाई भी करती थी क्या? जी, पढ़ती थी। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 9th में। वेरी नाइस। तो आप जब 9th क्लास में पढ़ते थे तो क्या गांव के जो सड़क छाप मजनू जिनको कहा जाए, जी तो क्या वो आप लोगों के साथ कोई छीटाकशी करते थे? जी जी जी।
तो आपने उनकी शिकायत की, पुलिस में शिकायत की थी उस समय? हाँ, रेणु यादव जी, मैं आपसे बात कर रहा था कि आपके साथ जब आप पढ़ रही थी तो ये मनचले टाइप के जो बच्चे थे, इन लोगों ने, आप भी उस समय बच्चे की उम्र ही थी और ये आपके साथ हेरसमेंट करते, तो आपने पुलिस को इसकी सूचना दी थी? पिताजी ने दी भी होगी, तो सुनवाई नहीं हुई। जी। और इन्हीं का पूरी वजह रही कि मुझे जंगल भेजने की। नहीं, तो क्या कोई आपके साथ ऐसा कोई कृत्य हुआ था जिसकी वजह से मजबूर महिला जब होती है, जब उसके साथ कोई इस तरह का संगीन अपराध हो जाता है, जिसको हम 376 की धारा 376 के बारे में कहना चाहते हैं? हुआ नहीं था, लेकिन महसूस ये हो रहा था कि मतलब स्कूल से वापसी आते समय तो गांव के जो लड़के थे वो पकड़ के सीधा जंगल, मेरे गांव में जंगल तो लगा ही हुआ है, जी। वहीं पकड़ के ले गए सीधा जी। और वहीं कर दिया जाके। जी। तो आप कितने दिन तक जंगल में चंदन गैंग के साथ सक्रिय रहीं? 2 वर्ष। 2 वर्ष। तो आपको चंदन गैंग में कैसे आप शामिल हैं, उसकी किस तरह की प्रतिक्रिया रही, किस तरह से आपने जीवन काटा 2 साल? थोड़ा सा हमारे मतलब दर्शकों को बताएं। जो स्टूडेंट लाइफ रही हो जिसकी, और जंगल में जाते समय कुछ दिन तो ख़राब लगा, फिर मजबूरी रही। मतलब जंगल का जीवन तो बहुत बेकार ही होता है, क्योंकि डेली पुलिस आना कहीं कुछ, और फिर तो जहाँ पे जो रहने लगता है उसी जीवन में फिर मगन रहता है। अच्छा, जब आप वहाँ गई थी, जब तो आप तो एक बहुत ही अच्छी सी एक बेटी थी और एक लड़की कहेंगे उस समय, आज भी आपकी कोई ऐसी एज नहीं है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। हमारे दर्शकगण जो देख रहे हैं वो भी आपको मैं कहना चाहूँगा कि आज रेणु यादव हमारे स्टूडियो में सामने बैठे, सॉरी स्टूडियो में, आज हम रेणु यादव के घर पर बैठे हैं। ये आपको बाद में बताएंगे कि रेणु यादव ने आप शादी कर ली है, एक शादीशुदा ज़िंदगी काट रही हैं। खैर, हाँ, तो मेरे दर्शकगणों में आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब ये स्कूल से पढ़ी लिखी है, कि ये 9th क्लास की एक स्टूडेंट, 9th क्लास की जो उम्र होती, नाबालिग उम्र होती है, जब ये जंगल में चली गई और जाके चंदन गैंग में आप शामिल हो गई, तो क्या मैं पूछना चाहूँगा रेणु यादव जी आपसे कि जंगल में जब आप गई तो ये चंदन गैंग के जो सरदार थे, तो उनका नाम चंदन सिंह था क्या? जी, श्री चंदन सिंह यादव। चंदन सिंह यादव। तो उन्होंने आपको रख लिया था या कैसे आप उस गिरोह में शामिल हुई? गांव के लोग पकड़ के ले गए और वहीं पहुंचा दिया। तो हमने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट भी की, बोले कि अब तो यहीं पे रहना होगा, जो भी हुआ बेइज्जती हो गई सब कुछ। और इधर घर वालों ने पुलिस को एप्लीकेशन वगैरह दुनिया के दिए, तो कुल मिला के पुलिस ने छुटाया तो नहीं, और उल्टा मतलब आरोप और लगा दिया। मतलब आपके ऊपर मुकदमे और कायम हो गए? मुकदमे लगा दिए। अच्छा, तो उस गैंग में कितने सदस्य हुआ करते, चंदन गैंग में जब आप सक्रिय हुई? 35-40। तो असला कौन कौन से रहा करते थे आपके साथ में? असला तो बहुत से रहते थे, जैसे कि SLR, सेमी, कार्बाइन, AK-47 और 315, ये सब तमाम रहते हैं। अच्छा, तो आपको तो उस समय में मैं समझता हूँ हथियार चलाना नहीं आता था या? नहीं। तो आपने ट्रेनिंग फिर कैसे ली, किस तरह से आपने हथियार को जब चलाने वहाँ से? पे रहते थे तो मालिक खोलते रहते थे, बंद करते रहते थे, तो धीरे धीरे सारे असला कुछ सीख लिए। अच्छा, आपने अपने जीवन में जो 36-35 मुकदमे आपके ऊपर रहे, तो आपने कहीं किसी गांव में जाके डकैती वगैरह डाली या कोई ऐसा अपनी घटना बताएं? हमारे दर्शक बहुत इच्छुक हैं आपकी घटना को सुनने के लिए। ना कोई घटना, मतलब डकैती वहाँ नहीं डाली कुछ कभी। अपहरण क्या, जैसे कि दिल्ली से या कहीं से कोई आदमी कांटेक्ट में रहता था तो वही लोग लेके आते थे, ठिया पे आ गई, बस खत्म। अच्छा, आप लोगों के सदस्य भी होते थे जो सूत्र, जो खुद उनको अपहृत को आपके पास दे जाते थे? जी। आपके सदस्य गैंग का कोई व्यक्ति नहीं या सदस्य नहीं जाता था किसी का अपहरण करने? नहीं, 1-2 जगह जैसे मतलब खास जगह लोकेशन मिली और लोकल में ही तो चले जाते थे, वैसे दूर कहीं नहीं। दूर कहीं नहीं जाते थे। अच्छा, आपने कभी कोई एक अपहरण किया? नहीं किया वैसे। चलो दर्शकों, आप देख रहे हैं, देखो रेणु यादव जी आप कितना अच्छा सा महसूस, अपने को अच्छा सा फील महसूस कर रही है। चूँकि मैं अब ये बिहार नहीं है, ये घर है, और घर में अपने बच्चों के साथ ये हमारे समाज की बेटी किस तरह से अपने बच्चों को किस तरह से परवरिश दे रही है, लेकिन अब वो समाज का आईना उलट गया है
आज जो पहले जो आईना था उस आईने को आप दूसरा रूप दे दिया गया है। आज आप बड़ा, आज चेहरे पे मुस्कान भी दिख रही है। लेकिन इससे पहले मैं रेणु यादव जी से पूछूंगा कि रेणु यादव जी, आप बताइए, जिस समय आप जंगल में थी तो क्या इस तरह से आज जो आप बहुत ही अच्छे, सुशील और सुंदर और बहुत ही चेहरे पे मुस्कान दिख रही, क्या पहले इस तरह का माहौल रहता था वहाँ पे? उस वक्त मतलब हर वक्त तो पुलिस का डर रहता था जी। और जीवन में मतलब कुछ सोच ही नहीं पाते थे। एक तो हर चीज़ का एक तजर्बा होता है और उम्र होती है सोचने की। जी। तो उस वक्त कुछ ऐसा दिमाग में विचार ही नहीं आता था। यही लगता था कि आज मर जाएंगे या कल मर जाएंगे। डेली पुलिस आती थी जंगल में, तो आपकी मुठभेड़ होती थी क्या पुलिस बहुत से? ज़्यादा। आपने राइफल चलाते थे? आप कौन सा हथियार चलाते थे? कौन, मैं? जी। ज़्यादातर तो SLR रहती थी। SLR रहती थी। SLR में किस तरह का हथियार होता, हमको नहीं मालूम, हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह का हथियार होता है, उसमें कितनी कार्टेज होती हैं? कारतूस कितने? जैसे मैगजीन 18 की भी मैगजीन होती है और 27 की भी होती है। जी। स्पेशल बनवाई थी। अच्छा, स्पेशल बनवाई थी। अच्छा अच्छा, 27 की मैगजीन स्पेशल भी आती है? जी, अच्छा, कानपुर में बनी थी। कानपुर बनी थी। खैर बिल्कुल ठीक है, ऑर्डर से बनी थी। लेकिन अब कहाँ बनी थी इसके विषय में आपसे नहीं पूछूंगा। केवल मैं ये जानना चाहूँगा, तो ये आपने SLR, जैसे आपने बताया कार्बाइन भी थी और ऑटो समी क्या बता रहे थे, वो सब सारे हथियार थे, हमको नहीं मालूम है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने आखिर SLR को ही क्यों चुना था आपने अपने लिए पर्सनल? रैपिड असला था जी। और मतलब एक ही बार में काम करता है, जो भी काम करना है। अच्छा, वेरी बार गुड। बार का कोई रट्टू नहीं। अच्छा, एक ही बार रट्टू होता है। हाँ, अच्छा एक ही बार ब्रेस्ट खोला, जी। पूरी पार पानी। अच्छा, एक बार फर्स्ट खोलने पे दूसरा कोई रट्टो नहीं होता है। तो बोल को बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के। और हमारे साथ अब मैं दर्शकों को आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि रेणु यादव जी हमेशा SLR को ही अपना एक सुरक्षित हथियार समझती थी। उनका कहना है एक बार बस्ट खोलने से हम जितने भी दुश्मन होते थे या एंटी पुलिस होती थी तो वो हमारे पास हमको छूने की क्षमता नहीं रखती थी। और इसके अलावा मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँ अपने दर्शकगणों के माध्यम से कि जो हमारे दर्शकगण जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, कि उनकी एक जिज्ञासा है कि आप 2 साल जब इसमें इतना भयावह जंगल में, वहाँ पर लाइट व्यवस्था कैसे होती थी, खाने की व्यवस्था क्या थी, किस तरह से आप जीवित रहते थे? वो तो उसी तरह का वो हो जाता है, रात में फिर दिखने लगता है। अभी 10 दिन आप अंधेरे में रहिए तो वो सुई भी दिखाने लगेगी। अच्छा, तो वो जंगल में तो लाइट नहीं होती, तो वहाँ बिल्कुल बहुत घना जंगल होता था, हाँ, घना जंगल। तो उसमें भी आप लोग रह लेते थे? जी। अच्छा, और कुछ किदवंतियाँ ऐसी भी हैं कि हम लोगों ने ये भी सुना है। मैं थोड़ा सा मैं पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा आपके जाना चाहूँगा, वैसे माफ़ी चाहता हूँ कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं पूछूंगा आपसे एक सवाल कि बहुत से लोग जो गैंग हुए हैं वहाँ पे, जैसे कुसुमा नायन हुई इस क्षेत्र में, और बड़ी बड़ी लेडीज़ हम शीला थी और भी तमाम थे, मुझे नाम नहीं याद है। हाँ, सो तो टीवी भी हर चीज़, मतलब हर चीज़ की व्यवस्थाएं, सब शौकीन थे। डेक, टीवी और सारी सुविधाएं मतलब वहाँ पे। ने उन महिलाओं ने उनके साथ जो उनके सरदार हुआ करते थे उनसे अपने पारिवारिक, जैसे एक पत्नी रहते, क्या इस तरह का भी जीवन जीते थे वहाँ? हाँ, जो मालिक थे हमारे, वो क्या पति थे ना। अच्छा अच्छा, जी। तो वो तो पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट रखते होंगे कि कहीं आपके साथ किसी कोई सुरक्षा का सवाल आता हो, सबसे पहले सक्रिय वही होते होंगे। हाँ जी जी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। और आज मैं दर्शक को आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप ये बताइए आप किस तरह से आपने अपने उसको छोड़ा और आपने शादी की और कैसे शादी की, इस विषय में थोड़ा सा और बता दीजिए। पहले हमारे ये मालिक के भैया हैं, मतलब श्री चंदन सिंह यादव के, ये पहले प्रधान रहे। मैं जेल में थी तो क्षेत्र पंचायत का चुनाव इन्हीं ने लड़वाया मुझे। जी। और जब बाहर निकले तो पहले हम निकले, फिर बाद में ये निकले। मैंने सोचा कि अब सामाजिक मतलब जीवन जिया जाए। अच्छा, ये आपके देवर हैं? हाँ, देवर है। अच्छा, देवर हैं, तो आपने चुनाव फाइट भी किया है? हाँ, कौन से यहाँ पे रहे आप पद पे? प्रधान भी रहे और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी। क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहे, तो आपने भी चुनाव फाइट किया क्या क्षेत्र पंचायत सदस्य का? अच्छा, जेल में रहते हुए। जब आप जेल में थे तो आपने पर्चा फाइल किया और वहाँ से क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में आप यहाँ चुनी गई। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपके सामने जो हमारे हम रेणु यादव के घर पे बैठे हैं अपने परिवार के साथ में, तो इन्होंने अपने जीवन काल में जब समय ये जेल में काट रही थी और समय जब आपने सरेंडर किया
तो जेल से ही इन्होंने पर्चा फाइल किया और क्षेत्र पंचायत का चुनाव भी जीता। उसके बाद एक सामाजिक जीवन, एक जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं एक अच्छा सा जीवन काटूं, अपने परिवार और समाज के साथ सही तरह से सक्रिय रहूं। इसके साथ साथ एक सीधा सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा रेणु यादव जी, कि जिस समय आप जेल से बाहर आ गए, आपने चुनाव फाइट कर लिया, आपने सोचा कि मैं एक अच्छा सा जीवन काटूं, तो क्या वो लोग जो पहले जो जिनकी वजह से आपको जंगल में AK-47 और ये सारे हौसला लेने पड़े या चंदन गैंग के साथ आपको सक्रिय होना पड़ा, तो क्या उन लोगों ने दोबारा आपकी तरफ किसी तरह कोई प्रतिक्रिया की? जब हम जेल से निकले तो माननीय मुख्यमंत्री उस समय अखिलेश यादव जी थे। कुछ अपराधियों ने मुझे धमकी दी जब जेल से निकले, तो जी। अखिलेश भैया के पास गए हम, जी। वहाँ पहुँचे, जाके उनसे कही तो उन्होंने गनर दिए। जब तक उनकी सरकार रही तब तक गनर रहे मेरे पास में। जी। और इसके बाद में फिर हम गाँव आते जाते रहे, फिर कोई मतलब नहीं, वो मतलब भयभीत हो गए। वेरी गुड। अच्छा, फिर उसके बाद जब आप आ गए तो फिर जाहिर सी बात है थोड़ा आपका भय इतना व्याप्त हो गया कि वो लोग समझ गए कि महिला कमज़ोर नहीं है। हाँ, एक दो बार मतलब उनको ठीक से समझा दिया, कायदे में घर से उठा उठा के। अच्छा, अच्छा, हाँ। अच्छा। तो मतलब अब हम प्रिय दर्शकगणों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जहाँ महिला को निर्बल कहा जाता है, देखिए आपके सामने रेणु यादव जी मौजूद हैं। ये भी एक महिला की एक मिसाल है कि ये महिला को कभी कमज़ोर ना समझा जाए। महिला हर क्षेत्र में अग्रसर है, अपने पे आ जाए तो हवाई जहाज़ भी चलाती है, आ जाए तो AK-47 भी हाथ में ले लेती है, रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा रूप भी होती है। और यही महिला आज देखो परिवार के अंदर अपने बच्चों को किस तरह से एक नई ज़िंदगी अपने पति के साथ रह के नया जीवन व्यतीत कर रही है। MTV लाइव से आरिफ खान बाबा की रिपोर्ट, कैमरामैन राणा के साथ। आपका गुड नेम क्या है? अपना पूरा नाम क्या लिखते हैं? कुमारी रागनी साग। रागनी साक जी। आज आप रेणु यादव के साथ बैठी हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। लोग तो ये कहते हैं कि एक डकैत के साथ खड़ा होना भी डरता है आदमी, लेकिन आप डर नहीं रही हैं, आखिर ऐसा क्या? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जी। तो आप कैसे क्या मान रहे हैं कि रागनी जी आप इनकी क्या हैं संबंध, क्या है आपका इनका संबंध? मेरी दीदी है, मतलब सिस्टर हैं, गांव के पास में रहने वाली हैं, गांव की। जी। अच्छा, गांव की आपकी सहेली भी हैं? मतलब अलग अलग गांव के हैं हम लोग, आप लोग अगल बगल गांव के हैं और एक पास तरह से में। सहेली भी हैं। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, आप इनकी सहेली भी रहीं, उस गांव के उस क्षेत्र से आप परिचित भी रहीं, आखिर ऐसे क्या कारण रहे जिस वजह से एक महिला को जंगल में जाने को मजबूर किया गया? कुछ मजबूरियां होती हैं, दिक्कतें होती, प्रॉब्लम होती है ना, जी। तो जाना ही पड़ता है। जैसे क्यों? एक सवाल है, आखिर क्यों जाना पड़ता? आखिर कुछ समस्याएं ऐसी कौन सी विषम समस्याएं होती हैं जिसमें कि महिला तलवार उठा लेती है, रानी लक्ष्मीबाई बन जाती है, आखिर क्यों? गांव के लोग जीने नहीं देते। जी। महिला का सबसे बड़ा सतीत्व होता है, और अपने मैं समझता हूँ जहाँ तक, क्या ऐसी धारणा लोग रखते थे कि एक महिला को पूरी तरह से बर्बाद करने की नियत रखते हो, तब तो महिला तलवार और हथियार उठाती, क्या इस तरह की एक्टिविटी थी? रागिनी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इसी तरह कोई एक्टिविटीज़ थी या इस तरह कोई प्रतिक्रिया थी गांव के लोगों की, या जिस वजह से महिला को? जी। तो आप आज इन्होंने शादी कर ली, अपने परिवार के साथ में हैं, और आप भी यहीं पड़ोस में रहते हैं इनके साथ? पास में रहते। जी। तो आपने देखा जब से इन्होंने अपना जंगल जीवन ख़त्म किया, और एक जो पहले आतंक का पर्याय कहा जाता था रेणु यादव को, जबकि एक महिला को आतंक का पर्याय कहना अलग चीज़ है और उसको समाज को समझना एक अलग विषय है, लेकिन हमने ये देखा आप निर्भीकता के साथ रेणु यादव के साथ बहुत अच्छे से एक सहेली, एक दोस्त, एक बहन की तरह से है, आप बहुत अच्छा समझते हैं और आप इस गांव में रह रहे हैं। जब से इन्होंने इस जीवन से बाहर आए, तो क्या आज तक गांव में कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आराम से रह रही, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। आप पुलिस किसी तरह कोई दबाव तो नहीं बनाती है? कुछ ऐसा कुछ। अच्छा रेणु यादव जी, मैं आपसे पूछूंगा, जब से आप आ गए, जब से कोई पुलिस ने कोई आपके साथ कोई प्रतिक्रिया तो नहीं की? नहीं। पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय है जी, और आपको सपोर्ट भी करती है, प्रोटेक्शन भी देती है। पूरा पूरा। जी, धन्यवाद। अच्छा, अब रागिनी जी, कोई एक अनुभव बताइए हमारे दर्शकों को जो आपसे संबंधित कोई घटना हो। कुछ ऐसे देवर मतलब जी जी, बताएं।
क्या घटना इस तरह कभी कोई हुई है जिसकी घटना के विषय में आप बताना चाहेंगे? रेणु जी की कोई घटना ऐसी कोई आपको याद आ रही हो? हम लोग साथ साथ में पढ़ते थे, वो जी। मेरी फ्रेंड है। जी तो लड़के को टॉर्चर करते थे जी रेनू दीदी को। जी तो कुछ ऐसा हुआ कि दीदी मना करती थी, हम लोग साथ साथ में पढ़ते थे। जी तो मतलब दीदी को गुस्सा आती थी, जी वो लोग जंगल में ले जाते थे। जी। तो दीदी फिर इसके लिए वहाँ पे जंगल में चली गई। हम बहुत बड़ा कारण रहा, मतलब कोई भी स्त्री नहीं चाहती कि हमारे साथ किस तरह अवानी व्यवहार हो। इसी की वजह से आपने के 47 को थामा। धन्यवाद। प्रिय दर्शकगणों, आपसे अभी मैंने रेणु यादव जी से जो अभी वार्ता चल रही है, अभी जो मुलाकात हुई, जिनको एक आतंक का पर्याय कहा जाता था, लेकिन इस समाज को मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक महिला, चाहे वो IPS हो या गृहिणी हो या एज ए डेक्वेट हो, फिर भी उसके अंदर नारित्व कहीं ना कहीं छिपा होता है। ऐसी एक घटना के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब एक उस पकड़ अपहृत बच्चा जिसकी उम्र लगभग 2.5 साल रही होगी, उस बच्चे का इस रेणु यादव से किस तरह से ममतामयी प्यार हुआ, और रेणु यादव को, जो कि एक समाज ने रेणु यादव को एक डकैत का नाम दिया, लेकिन नारित्व ममता कहीं ना कहीं छिपी थी। उस बच्चे ने किस तरह से इस डकैत महिला को अपनी माँ का दर्जा दिया, और इस महिला के पीछे, अपनी माँ के पीछे पुलिस से लड़ने के लिए किस तरह की एक्टिविटीज करने लगा, सुनाता हूँ आपको, रूबरू करा रहा हूँ रेणु यादव की अपनी जुबानी। रेणु यादव जी, आप बताइएगा कि कोई ऐसी घटना जिसके विषय में कभी आपको प्यार भी हुआ किसी बच्चे से, या किसी पुरुष से, या किसी बेटी से या बहन से, कोई ऐसी घटना आपको याद आ रही है? जी हाँ, पकड़े के मतलब लड़के करके लाए थे, तो वो मेरे साथ में मतलब 1.5 साल का बच्चा था। तो वो छूटा लगभग 1 वर्ष के बीच में। तो उस बच्चे को जब मैंने छोड़ा, जी। तो वो अपने घर जाने को कह ही नहीं रहा था। कह रहा था मम्मी जी हम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे मम्मी पापा। अच्छा, वो बच्चा आपको मम्मी कहने लगा? जी जी जी। वहीं जंगल में मतलब सारे हथियार खोलना मूंदना, और कहता था मम्मी पुलिस आएगी तो हम गोली चलाएंगे, मम्मी हम इसीलिए दूध पीते हैं, मम्मी मुझे रबड़ी पिलाती है, और मम्मी मेरी सेवा भी करती है, अब लड़कों पकड़ों से जैसे मालिश करवाया करें उसकी। जी और जब उसको मैंने छोड़ा, तो उसके घर वाले उल्टा मेरे पास फ़ोन करने लगे। जी कहने लगे कि दीदी आपने इसको क्या कर दिया। उसकी माँ फ़ोन किया करे, उसका पिता फ़ोन किया करे कि मतलब मेरे बेटे को जब क्या हो गया, कहता है कि मम्मी के पास जाएंगे, दीदी मुझे ये भूल गया बिल्कुल। तो जब उसकी मतलब पकड़ छूट के गई मेरे यहाँ से, चौथी ले ली गैंग वालों ने, हम लोगों ने, जी तो उसको चैन बनवा दी, जितना मतलब रुपया उससे उसकी मोह ममता से लिया उतना उसको वापस दे दिया। रेणु जी, कोई घटना जो कोई अपहृत कोई बच्चा या बड़ा कभी का आया हो जिससे आपका मोह हुआ हो, उस विषय में थोड़ा सा बताएं। लड़के पकड़ करके लाए थे, एक मतलब यहीं कहीं की थी जी। तो 2.5 साल का बच्चा था। जी तो मतलब वो पास में ही रहा, लगभग 1 साल के अंदर छूटा। जी तो जब उसकी मतलब पकड़ मैंने छोड़ी, जी तो वो अपने घर जाने को पहली बात तो तैयार नहीं था। जी गैंग में रहना, ये असला साफ करना, वो ऐसे खींचना, कहीं कुछ करना, और कहता था कि मम्मी पुलिस आएगी तो हम गोली चलाएंगे, जी। पुलिस वालों को मारेंगे, मम्मी हम बड़े हो जाएंगे तो पुलिस वाले मतलब हमसे वो बच्चा आपको मम्मी कहने लगा? जी 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 इतना प्यार दिया आपने कि वो आप बच्चा आपको मम्मी कहने पे मजबूर हो गया? जी जी। जी, आगे बताइएगा। रूबरू कराना चाह रहा हूँ रेणु यादव के साथ, जो आप पीछे देख रहे हैं उनके पति हैं, जो एक बहुत ही सामाजिक जीवन जी रहे हैं, बहुत ही अच्छे से एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से एक नई ज़िंदगी और एक नई शुरुआत। कहा है किसी ने कि जब आँख खुली तो सवेरा, तो इस किदवंती का एक जीता जागता एक उदाहरण आपके सामने है। रेणु यादव और उनके पति आज समाज में रह के अपने प्रतिष्ठित जीवन को किस तरह से आगे जी रहे हैं, और अभी तक जी रहे हैं, और आगे किस तरह से इस अपने प्रतिष्ठा को बनाएंगे और आगे प्रतिष्ठित रहेंगे, इस विषय में उनकी जवानी आपके सामने रूबरू करता हूँ। आइए मैं मिलाता हूँ आपको रेणु यादव के पति जी से।
भाई साहब, आप रेणु यादव के पति हैं और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप अपने परिवार के साथ हैं, आपके बच्चे भी हैं। कै बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। जी, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? बेटी एक और है। जी, आज आप परिवार के साथ में, रेणु यादव के साथ में हैं, अपने 3 बच्चों के साथ में हैं। आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? जीवन किस तरह का आपका, किस तरह से खुशियां हैं आपके जीवन में? थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करिएगा। हम लोगों की कहानी तो बहुत बड़ी है। जी मेरा बहुत संघर्षशील जीवन रहा। जी पीछे से बताते हैं, बैक से। जी सन 97 में मैं हाई स्कूल पढ़ाई कर रहा था। जी अभी मेरी माँ का देहांत हो गया। जी परीक्षा दे नहीं पाई, उस वजह से कुछ कारण ऐसे रहे। जी उसके बाद भाई लोग जो कि गंभीर सिंह, चंदन सिंह यादव फरार हो गए। जी चंदन सिंह यादव आपके भाई थे? जी भाई थे। तो उनके पीछे क्या पृष्ठभूमि रही जो उनका फरार होना पड़ा? आप उस समय क्या अवस्था थी, आपकी क्या उम्र थी जब आपके बड़े भाई? जी बड़े भाई फरार हो गए, फिर तो घर का सारा पूरा काम ही खराब हो गया। जी मालिक से बड़े एक भाई थे। तो मैं कुछ देर के लिए फिरोजाबाद शहर चला गया। जी। मैं करवार शहर। जी भाई लोग फरार होने के कारण जी बड़ी उस समय बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा बहुत भाई के परेशानी फरार होने। थी। जी पुलिस बेबजाय पकड़ के मारती पीटती थी। जी आप लोगों को? जी हम लोगों जी। को परिवार शहर पूरे लोगों को। जी तो मैं फिरोजाबाद चला गया, लेकिन वहाँ भी नहीं रहने दिया पुलिस ने। जी तो मजबूर होकर के जी मुझे फिर भाइयों के सहयोग में रहना पड़ा, जंगल में रहना पड़ा। जी देखिएगा दर्शकों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके सामने बहुत ही आतंक का पर्याय बने रहे चंदन सिंह के छोटे भाई, जिनके साथ आज रेणु यादव जी अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखिए किस तरह से पुलिस हैरेसमेंट करती, जब कोई एक घर का सदस्य कहीं फरार होता या किसी गलत या किसी जंगल में या किसी तरह से कोई गलत कदम उठा देता, तो पुलिस किस तरह से पूरे परिवार को बेबस कर देती है हथियार उठाने के लिए। जी भैया, मैं आपसे फिर पूछना चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा आपका नाम और जानना चाहूँगा। हमारे दर्शक बड़े उत्साहित हैं आपके नाम जानने के लिए। पहले नाम मेरा स्कूली नाम रणवीर सिंह यादव था। जी लेकिन कुछ पुलिस ने परेशान किया तो मुझे मेरा नाम माधव सिंह पड़ा। जी आज माधव सिंह नाम से जाने जाते हैं। जी ये माधव सिंह नाम तो ये सरदारी का नाम था, गैंग सरदार जो चलता था, जो आपके जंगल में था नाम, ये वही नाम था क्या? नहीं, उस नाम का कभी कभी डायलॉग दिया करते थे। जी क्या डायलॉग हमारे दर्शकों को बताइएगा, क्या डायलॉग होता था आपका? एक माधव सिंह वो था जिसके सीने में पत्थर था। एक माधव सिंह ये है कि सर से लेके पैरों तक पत्थर ही पत्थर है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब माधव सिंह जी और उर्फ रणवीर सिंह। बहुत अच्छा आपने कहा कि यार सर से पैर तक बहुत पत्थर ही पत्थर है। कहीं तक ये डायलॉग नहीं है। बहुत हमारे दर्शकगण इस चीज़ को सुन के बहुत ही खुश भी हो रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत दर्द भरी व्यथा है कि जब एक माधव सिंह के सीने में एक पत्थर था, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि मेरे जीवन में पत्थर ही पत्थर है। इस चीज़ को पत्थर का इंडिकेशन आप लोग समझ सकते हैं कि केवल कठिनाइयों का सामना, उन कठिनाइयों को पार करते हुए आज माधव सिंह, आज फिर वो रणवीर सिंह हो गए। आज परिवार के साथ देखो बहुत ही अच्छी चिर परिचित मुद्रा में खुशमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जी रणवीर जी, आज तो आपका नाम रणवीर सिंह जी है और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। आप एक संदेश, क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे जंगल से आके हमारे दर्शकों को? समाज को क्या बताना चाहते हैं, किस तरह से जीवन होना चाहिए? जंगल से मैंने जेल काटी। जेल काटने के बाद बाहर आया। बाहर आने के बाद मैंने सोचा कि अब समाज की सेवा करनी है। जी तो मैंने ग्राम पंचायत कस्बा जाना, जो कि मेरा गांव है। जी उसी गांव से प्रधानी का पर्चा फाइल किया। जी तो मेरे खिलाफ किसी गांव वाले ने पर्चा फाइल नहीं किया। एक उद्योगपति कह लो या अरबपति कह लो, जी मखलू पांडे जी ने पर्चा फाइल किया। और उनके बाहुबल भी था, असले भी थे। गाँव में पहला नंबर चुनाव जीता, जो कि इतनी वोटों से जीते। गोली भी चली, उन्होंने गोलियां भी चलाई मेरे गांव में, मेरे वोटरों पर गोलियां भी दागी।
लेकिन आप वोट आप नहीं विजयी आया। हो गए। मैं विजयी हो गया। अच्छा, आप करेंगे और समाज सेवा करते हुए आज इस गांव के आप जो हैं एक मुखिया के रूप में जाने जाते हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। ग्राम प्रधान जीता, फिर उसके बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव आया, तो मैंने जेल से रेणु यादव को चुनाव लड़ाया। जी जनता ने कहा मैं जरूर रेणु यादव को सहयोग दूंगा, क्योंकि वो सताई हुई महिला है, उसके हम लोग साथ हैं, वो परिवार बसाना चाहती है, तो मैं ज़रूर जिताऊंगा। भारी बहुमत से उनको विजयी किया। जी बहुत बड़ा महिलाओं का सहयोग रहा, अधिक से अधिक महिलाओं का सहयोग रहा, वो चुनाव जीती और विजयी हुई। आज आप जनता समाज की के सेवा- साथ हैं, आज समाज वो आपके जनता की साथ सेवा है। कर रहे हैं। जी, आज समाज आपके साथ है, आप समाज के साथ हैं। आज पूरा समाज मेरे साथ है, हम समाज के साथ हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि रणवीर जी। जिले में बहुत सी परेशानियां किसी तरह की महिलाओं को आती हैं या किसी तरीके के मनुष्यों को आती हैं, तो हम लोग निपटाते हैं। पंचायत उसके के साथ रूप में अग्रसर निपटाते रहते हैं, उनका सहयोग करते हैं। सहयोग करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपके न्याय साथ दिलाते मिलके, हैं। हमारी टीम ने आपके साथ आपकी व्यथा को सुना और ये बहुत अच्छा लगा कि एक जीवन दस्यु जीवन को छोड़कर आज वही व्यक्ति आज आपके सामने एक समाज वर्कर हो गया, आज सामाजिक सेवा कर रहा है। इससे बढ़ के समाज कोई भी कार्य नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। MTV लाइव न्यूज़ से आरिफ खान बाबा की रिपोर्ट, एस एस राणा कैमरामैन के साथ।